हेलो गाइस, तो ये है 27 और 28 नंबर टेस्ट एनटीए टेस्ट के प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली जो हैं ये आपके मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो आज सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मैकेनिक्स बिलोंगिंग टू टेस्ट नंबर 27 एंड 28। तो यहाँ पे आपके सामने पहला प्रॉब्लम है, इसको पढ़िए। A hemispherical cavity of radius capital R is created in a solid sphere of radius 2r. As shown in the figure, the y coordinate of the center of mass of the remaining sphere. तो इस सवाल को मैं 5 में से जो है 4.5 दूंगा। 0.5 इसलिए काटा क्योंकि कैलकुलेशन उतनी नहीं है, बाकी कॉन्सेप्चुअल बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल में पोटेंशियल है, आपको आपके एग्ज़ाम में अटका सकता है। तो ऐसे सवाल को आप मार्क एंड रिव्यू में रख सकते हो। वैसे आप इसको अगर वन गो में सॉल्व कर पा रहे हो तो योर प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो पूरे फिजिक्स में घोस्ट की तरह आते रहता है हर चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, विल कंसिडर दिस स्कूप्ड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर एंड द रिमेनिंग पार्ट एज टू सेपरेट सेक्शंस। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर ही बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, रो इज़ द मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे जो हेमिस्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y, तो उसका मास क्या होगा, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 3r/8। सॉलिड हेमिस्फेयर का कितना होता है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इट्स बेस, 3r/8, है कि नहीं, प्लस जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसका क्या लिखोगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास वाई डैश पे मान लेते हैं, वाई एक्सिस में। तो हमने क्या डिस्क्रीट मासेस का फार्मूला लगा दिया, m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2। टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कंप्लीट स्फीयर का ही हो जाएगा। तो उसका मास क्या ले लिया हमने, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। देखो दोनों को मिला देंगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होता है ना सॉलिड स्फीयर के, तो ओरिजिन हमने कहाँ ले लिया है, सेंटर पे ही ले लिया है, तो 0 आ जाएगा टोटल। बस इसको सॉल्व कर देना और आपके सामने खड़ा है का आंसर। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल सवाल था, कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो पोटेंशियल है इस सवाल को आपको एग्ज़ाम में जो है फंसाने का। तो अगर आप 1.5 मिनट तक नहीं सोच पाते हो, कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता है, तो मार्क और रिव्यू करो। ठीक है, तो ये सवाल में अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है। तो आप इस कैलकुलेशन को करिए। यहाँ पे देखिए, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 3r/8, 3r/8 मैंने जो सॉलिड हेमिस्फेयर है उसका जो है सेंटर ऑफ मास लिया है। वी हैव ट्रीटेड द स्कूप्ड पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा जिसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे देखिए वाई डैश की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आपके पास वाई डैश की वैल्यू आ गई है -r/40, -r/40। तो इस तरीके से पहला जो सवाल है उसका आंसर निकल के आ गया हमारे पास। कॉन्सेप्चुअल सवाल, अच्छा सवाल, अच्छी रेटिंग का सवाल। तो इसको जो है आप अच्छे से समझें।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, यहाँ पे देखिए ये एक आसान सा सवाल है, तो इसको मैं 5 में से सिर्फ 2 दूंगा। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ऐसे सवाल को आपको करके ही आना है क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है। अगर ये सब सवाल आपसे छूटते हैं तो फिर जो है आपका रैंक बहुत ही पिछड़ जाएगा। तो जो है देखिए सवाल को पढ़ता हूँ और आपके सामने करता हूँ। जो पहला सवाल हमने लिया था वो बहुत ही खूबसूरत सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही अगर आपने अच्छे से समझा है, जहाँ पे किसी मटेरियल को रिमूव करते हैं एक ओरिजिनल मटेरियल से, सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, तो आपसे तभी वो सवाल हो पाएगा। तो उसको मार्क एंड रिव्यू आप कर सकते हो। इस सवाल में नो मार्क एंड रिव्यू। अगर ये सवाल आपसे नहीं हो रहा है तो आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा और आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, द साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज 3/5 विद द ब्लॉक व्हेन स्टार्ट स्लाइडिंग। तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा अलॉन्ग द स्लोप होगा डाउनवर्ड्स। नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगी, फ्रिक्शन म्यू एन होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब एम जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, स्लाइडिंग पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ से उस रिलेशन को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा आ गया। साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 3/5, तो टैन थीटा कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि p/h होता है साइन थीटा, p/b निकालना है। तो यहाँ से टैन थीटा 3/4 आ गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। तो देखिए आसान सा सवाल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड इजी वंस। तो आपको इजी वंस को किल करने हैं, क्योंकि आपको जो है कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में। आपको ये नहीं प्रूव करना है कि मैं बहुत बड़ा सवाल बना लेता हूँ या बहुत मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये मार्क्स की लड़ाई है, तो हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं है, तो इसको मैं 5 में से 3 दूंगा। रोटेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो अगर ये प्योर रोल कर रहा है डिस्क, तो ए पॉइंट जो कांटेक्ट पॉइंट है, ए पॉइंट तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने फिगर में बनाया है, उसका क्या होगा रिलेशन, वो रेस्ट पे रहेगा ग्राउंड के फ्रेम से। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है कि नहीं। ओमेगा आर बैकवर्ड डायरेक्शन में, v जो है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है उसकी, सिंस सेंटर ऑफ मास v से मूव कर रहा है, तो सारे जो पॉइंट्स हैं डिस्क पे वो भी v से मूव करेंगे। तो v आगे ओमेगा आर पीछे, नेट ज़ीरो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये रिलेशन को पकड़ के रखेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट p की वेलोसिटी पूछ दी है, ऑप्शन में i और j के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ देखो अब सिंस एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। कैसे रिलेटेड है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहाँ देखो ओमेगा आर जो है इस तरीके से आएगा टेंजेंशियली, और जो p पॉइंट है वो रेड वाले जो सर्कल, डॉटेड सर्कल दिखाया है उसमें मूव कर रहा होगा, तो ओमेगा टेंजेंशियली आएगा, ठीक है ना। ओमेगा आर का जो है तुम वाई एक्सिस में कॉम्पोनेंट ले लो, एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेंट ले लो। तो वाई एक्सिस में कॉम्पोनेंट आ गया ओमेगा आर कॉस थीटा माइनस जे कैप, एक्स एक्सिस में आ गया ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप, ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ये तो लाइक विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मोशन हो गया, जो ओमेगा आर आया विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा, जो लीनियर वेलोसिटी है v सेंटर ऑफ मास की फ्रेम की, वो भी जुड़ जाएगी। तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस में v प्लस ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप, है कि नहीं। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तुम्हें ओमेगा इंटू स्मॉल आर दिख रहा है, विच इज़ टेंजेंशियल टू द सर्कल इन विच द पार्टिकल p इज़ मूविंग, राइट। तो ओमेगा आर तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो ग्राउंड फ्रेम से क्या दिखेगा, ओमेगा आर भी दिखेगा और v भी दिखेगा, तो दोनों का वेक्टर सम आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ओमेगा आर का कॉम्पोनेंट ले लिया हमने, तो एक्स एक्सिस में देखो क्या आ गया, v प्लस ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप, और वाई एक्सिस में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, नेगेटिव वाई में है। अब यहाँ पे जो पहला रिलेशन आया था उसके मदद से हम लोग ओमेगा को v बाई कैपिटल आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बस यही अरेंजमेंट के साथ ऑप्शन दिया हुआ था। सिंपल सा सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी को रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो 5 में से 3। अब जो नेक्स्ट सवाल आपके सामने आने वाला है ये बहुत ही अच्छा सवाल है,
और ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो मेंस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है एनटीए अभ्यास ऐप पे। और इसको मैं 5 में से 5 दूंगा क्योंकि ये सवाल जो है कॉन्सेप्चुअली बहुत ही हैवी है और इसको आप बिल्कुल ही ना फंसें इसमें। अगर आप सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स को सॉल्व कर लिया है आपने, देन ओनली यू ट्राई दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल में काफ़ी पोटेंशियल है कि आपको फंसा सकता है एग्ज़ाम में और आपका काफ़ी टाइम वेस्ट करा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिग डीपर है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला सिलेंडर रेस्ट पे है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। तो एम जी साइन थीटा उस पर नीचे लगेगा और एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन के कारण ऊपर भी लगेगा, क्योंकि उसको रेस्ट पे रखना है उसके सेंटर ऑफ मास को। तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा जो डाउनवर्ड में लग रहा है, जो बॉटम पॉइंट पे लग रहा है, वो फ्रिक्शन के कारण ही लग रहा है। और ऑब्वियसली ये प्योर रोल कर रहा है, नो स्लिपिंग का कंडीशन है, तो मतलब ए इज इक्वल टू एल्फा होना चाहिए। तो सिलेंडर ट्रांसलेट नहीं कर रहा है बट रोल कर रहा है, तो ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल्फा होना चाहिए। अब देखो मैं क्या करूँगा, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर के बाद टॉर्क ले लूँगा, तो सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, तो एम जी साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर के सेंटर के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। अब देखो एल्फा आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2g साइन थीटा। यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्योर रोलिंग या विद द हेल्प ऑफ नो स्लिपिंग कंडीशन। क्या है, ए इज इक्वल टू एल्फा आर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, एल्फा आर के बराबर ही आ गई। तो एल्फा आर कितना वैल्यू हो गया, 2g साइन थीटा, अभी ऑलरेडी निकाल लिया टॉर्क की मदद से। तो देखो ये इसको समझना पड़ेगा तुम्हें ये लाइक समझना पड़ेगा कि जो सिलेंडर है वो सिर्फ रोल कर रहा है, वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको एग्ज़ाम में बैठ के सोचना इज़ अ टफ थिंग, बिकॉज दैट इज़ अ प्रेशर सिचुएशन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो दैट्स वाई आई गिव दिस क्वेश्चन ऑफ 5 आउट ऑफ 5। ऑलराइट, गुड क्वेश्चन। इसीलिए एनटीए अभ्यास पे आप सारे सवाल को लगाइए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको जो है मेन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं यही समझा रहा हूँ कि देखो सिलेंडर्स ट्रांसलेट तो नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, रोटेट करेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब सिर्फ नो स्लिपिंग का कंडीशन दिया हुआ है, प्योर रोलिंग की कंडीशन दी हुई है, मतलब कि जो है जो ब्लैंक का एक्सेलरेशन है वही जो है तुम्हारा सिलेंडर का बॉटम मोस्ट पॉइंट जो ए पॉइंट दिखाया हुआ है उसका भी एक्सेलरेशन होगा, तभी रिलेटिवली दोनों रेस्ट पे रहेंगे और स्लिपिंग नहीं होगी। तो यही मैं बोला कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है प्योर रोलिंग के केस में, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। तो ए इज इक्वल टू एल्फा आर वहाँ से आ गया। उसके बाद हमने कैलकुलेशन क्या निकाला था कि सिंस ट्रांसलेशनली जो है एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन होगा तब वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो फिर तो क्वेश्चन वायलेट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? सिलेंडर को रेस्ट पे रखना है, मतलब कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड द स्लोप लग रहा है, तो एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से अपवर्ड लगेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ से उस कंडीशन से हमने निकाल ली, फिर टॉर्क का इक्वेशन लगा दिया और ए इज इक्वल टू एल्फा आर से आंसर निकाल लिया। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से और भी सेशन आते रहेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो है अब नेक्स्ट सवाल आया है, तो इस सवाल को मैं 5 में से 3 दूंगा। ये जो है सिंपली कॉन्सेप्ट पे है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इट्स एन ईजी क्वेश्चन, it's a very easy question, but if you have a little problem in understanding the potential concept then you can get stuck. तो basic concepts को brush up कर लीजिए, watch my videos and it will help you a lot, your rank will be boosted, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक पार्टिकल को ऊपर एच से गिराया गया, बोला एक सर्टेन हाइट पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, 2 टाइम्स है, डबल है। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, वो ऊपर से गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ से मेज़र करते हैं, रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट को जानना चाहा है इस सवाल के थ्रू। तो रेफरेंस पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ से मेज़र करेंगे तो mgh हो जाएगा। लेट्स टेक दैट हाइट एज स्मॉल h। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्मॉल h हाइट पे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी विच इज़ ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी, तो 2 mgh इसलिए लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास v की वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड का एक वो आ जाएगा वैल्यू, तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 रूट जी एच।
तो अब तो यहाँ पे एक वेरिएबल है स्मॉल h जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो उसको आपको रिप्लेस करना है। तो एक और इक्वेशन क्या बनानी पड़ेगी, एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन और आएगी। क्या होगा, ऊपर से वो हाइट लूज करते हुए आया है, दैट पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब तुम क्या लिख सकते हो, एम जी एच माइनस एच जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया, यहाँ से भी आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई, एम कट जाएगा, 2g(h-h) का रूट, कैपिटल H माइनस एच का रूट। ठीक है, तो यहाँ से भी एक स्पीड की वैल्यू आ गई, और ऊपर वाला इक्वेशन जो अभी हमने यूटिलाइज़ किया था उससे भी आ गई स्पीड की एक वैल्यू। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना, दोनों को इक्वेट कर दो। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसलिए मैंने इसको 5 में से 3 दिया, लेकिन ये डुएबल सवाल है, इसमें आपको फंसना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी उतना हेफ्टी नहीं है। तो जो है आप इसको 1 गो में सॉल्व करो, दिस इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना ही है सवाल में। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर देर इज़ सम लैग इन योर प्रिपरेशन, देन like you can comment and ask for certain concepts on which I can make a video on। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2gh बराबर कर दिया, यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा h की वैल्यू आ गई आपके सामने, h इज़ इक्वल टू कैपिटल H/3, कैपिटल H/3। अब इसी को सारे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, स्पीड के जो है इक्वेशन आया था जो पहला, उसमें पुट कर देंगे, तो स्पीड की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2√g कैपिटल H/3। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। और h के टर्म्स में हाइट की वैल्यू भी पूछी हुई है, तो वो H/3 आ गया। तो इस तरीके से सवाल हल हो गया है, एंड वी हैव किल्ड अ प्रे। ठीक है, लाइक वेरी क्विकली, इजी प्रे इट वाज। यहाँ पे दूसरा सवाल आपके सामने है, तो ये भी एक आसान सा सवाल है। देखो पूरा क्वेश्चन है, पेपर जो है उसमें लाइक बहुत सारे आसान सवाल होते हैं, तो आपको उनको चुन चुन के ख़त्म करना है। तो ये भी एक वैसा ही सवाल है, टेस्ट नंबर 27 और 28 में आपको ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, दोनों पेपर का मिला के मैंने सारे लाइक जो मैकेनिक्स से क्वेश्चन है उनको किया है। तो यहाँ पर देखिए कोलिजन हो रहा है, 3 kg का जो मास है वो V से चल के आ रहा है और एक अननोन मास के साथ टकरा रहा है। इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि टकराने के बाद जो 3 kg का जो वेलोसिटी है वो उसके इनिशियल वेलोसिटी की आधी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूटिलाइज़ करके हम v और v डैश के रिलेशन निकाल लेंगे, उनके बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखिए 3v इज़ इक्वल टू mv डैश प्लस 3v/2। v डैश जो है हमने अननोन मास का फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद मान लिया है। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कोलिजन का सवाल है और कोलिजन फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया। सिस्टम हमने दोनों ब्लॉक को मान लिया है। तो यहाँ से आपके सामने क्या आ गया, 3v/2 इज़ इक्वल टू mv डैश, 3v/2 इज़ इक्वल टू mv डैश। अब एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिख लेंगे। तो सिंस ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन में इलास्टिक लिखा हुआ है, कोलिजन इलास्टिक, तो E इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो v2 माइनस v1/u1 माइनस u2। तो यहाँ से देखिए v2 जो है किसको मान लिया हमने, अननोन मास को मान लिया। तो v डैश माइनस v/2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द 3 kg ब्लॉक बाई u1 माइनस u2 इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u1 किसको माना है 1 3 kg को, तो v हो जाएगा। इनिशियली तो वो रेस्ट पे था अननोन मास, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी v डैश इज इक्वल टू 3v/2, जो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आई थी उसमें डाल देंगे और कैंसल आउट कर देंगे सारी चीज़ें। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अननोन मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, आंसर क्या हो जाएगा 1 kg, आंसर कितना हो जाएगा 1 kg। तो इस तरीके से ये भी लो हैंगिंग फ्रूट था, इजी किल, इसको एग्ज़ाम में आपको करना ही है। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो फिर काले बादल मंडरा रहे हैं आपके रैंक पे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब द नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिक्स क्वेश्चन, वेरी लाइक इट्स अ गुड क्वेश्चन, 5 में से 4 दूंगा इसको। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, गुड इन कॉन्सेप्ट।
तो मल्टीपल ब्लॉक्स एंड पुली सिस्टम इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डी ब्लॉक का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है, पूछ रहा है। डी ब्लॉक का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है कि जो है सारे ब्लॉक्स जो ए बी सी हैं वो साथ में चलें। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू ब्लॉक्स, किसी भी ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 की वैल्यू दी हुई है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मास ऑफ ब्लॉक डी सो दैट द ब्लॉक्स ए बी सी मूव विदाउट स्लिपिंग ओवर ईच अदर। तो सिंपली क्या करना है, पहले जो हैंगिंग ब्लॉक है डी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो क्या आ जाएगा, एम जी नीचे टी ऊपर। तो हम मान लेते हैं कि ये स्लाइड करके नीचे जा रहा है, और जो देखो स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, जो ग्राउंड है सरफेस है वो स्मूथ है, तो वहाँ से कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा डी के फ्री बॉडी डायग्राम से। उसके बाद तीनों ब्लॉक सेम यूनिट की तरह चल रहे हैं, एक रॉक की तरह चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, उनको लाइक एक सेम यूनिट मानो तो 3m मास हो जाएगा उसका। तो टी इज इक्वल टू 3ma हो जाएगा। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3ma हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं उसमें यूज़ कर दूंगा जो डी के फ्री बॉडी डायग्राम में था। तो एम जी माइनस 3ma इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, कैपिटल एम ए। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल एम जी बाई 3m प्लस एम, कैपिटल एम जी बाई 3m प्लस एम। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम जी बाई 3m प्लस एम। अब देखिए बी पे बैठ के हम किसको देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं। तो बी तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो ए पे सूडो फोर्स आ जाएगा। तो फ्रेम के एक्सेलरेशन इनटू जिसको देख रहे हो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सूडो फोर्स विच इज़ एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एम ए पीछे आ गया, तो उसको अगर वो रेस्ट पे है तो ज़रूर इस सूडो फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। तो म्यू एम जी उसको बैलेंस करेगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू म्यू जी। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी। ठीक है, म्यू की वैल्यू देखो दी हुई है 0.5, तो जी बाई 2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो बी के फ्रेम में चले गए और ए को देख लिया, बी के फ्रेम में चले गए और ए को देख लिया। सूडो फोर्स जो है किधर लगा, लेफ़्ट की साइड। सूडो फोर्स किधर लगा, लेफ़्ट की साइड। तो उसको रोकने के लिए कौन आ गया, बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, म्यू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए इज इक्वल टू एम जी, कैपिटल एम जी बाई 3m प्लस एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया था, कैपिटल एम जी बाई 3m प्लस एम, और उसकी जो मैग्नीट्यूड आ गई वो 5 आ गई। तो यहाँ से हम जो है कैपिटल एम जी बाई 3m प्लस एम को 5 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, देखो सिंपली इसको सॉल्व करिए, अब कुछ बचा नहीं सवाल में, कॉन्सेप्चुअली हल हो चुका है। तो 5 में से 3 इसको आप मार्क एंड रिव्यू कर सकते हो। अगर आप अटक गए तो आप इसको मार्क करो और इजी सवाल को सॉल्व करो, देन अगेन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है दूसरी बार आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ये सवाल इतना भी टफ नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 5m इज इक्वल टू 15 स्मॉल m। तो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई, 3m। ठीक है, तो 3 टाइम्स इंटू मास ऑफ द स्मॉल ब्लॉक्स इज द मास ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, then that is the maximum value, then only ABC will move as a unit, right? अब ये यहाँ पे आपके सामने एक SHM का सवाल है। दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 5 में से 5 दूंगा इसको मैं। ठीक है, अगर आपको SHM आता है, एंगुलर SHM, तभी आप इसको सवाल को कर पाओगे, नहीं तो आप सिंपली इसमें फंसना नहीं, इसको स्किप कर देना। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ द सब्सीक्वेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछ दिया है, टाइम पीरियड ऑफ द सब्सीक्वेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से देखिए क्या आने वाला है आपके सामने। पहले ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग पे रेस्ट कर रहा था, ब्लॉक जो है स्प्रिंग पे क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। तो स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड था। तो पहले तो हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम सिचुएशन लिखना चालू किया। तो देखिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे टॉर्क बराबर होगा, है कि नहीं, नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कुछ टॉर्क है तो उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो देखो mg का टॉर्क कितना होगा, mg का टॉर्क जो है mg इंटू L/2 होगा, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रॉड के, विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द रॉड।
तो एम जी इंटू एल बाई टू विच इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको अपोज करने के लिए स्प्रिंग फोर्स लगाएगा टॉर्क, तो के एक्स इंटू एल, के एक्स इंटू एल। अब सिंस एल लीवर आर्म है क्योंकि वो एंड पे लग रहा है रॉड के, तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ गया के एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई टू। तो इसका आगे यूज़ होने वाला है, तो इसको आप जो है पकड़ के रखिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं कि जो है कंप्रेशन को और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा दबा देते हैं। तो दबाने से के साथ क्या होगा, दबाने के साथ ये होगा कि स्प्रिंग जो है वो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा और स्प्रिंग फोर्स और बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्प्रिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। और ज़्यादा दबा दिया मतलब कि स्प्रिंग फोर्स और बढ़ा दिया, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लाइक अपीयर हो जाएगा मेन पोजीशन पे ले जाने के लिए। और मेन पोजीशन ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, जहाँ पे नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है। नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। और नेट टॉर्क ज़ीरो है बेसिकली। तो यहाँ से देखिए जब हमने दबा दिया, और तो जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन था उसको कैसे लिख सकते हैं, एल थीटा से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एल थीटा से, यूजिंग आर्क प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये क्या हो रहा होगा, एक सर्कल में मूव करेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा दबाएंगे तो रेडियस हो जाएगा एल, और थीटा एंगल से वो मूव करेगा, ठीक है। तो नेट जो स्प्रिंग फोर्स आएगा नया वाला, वो क्या आ जाएगा, के इंटू अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस एल थीटा। एल थीटा इज़ द एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। ऑलरेडी देयर वाज एक्स, तो नया जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या होगा, अब उसका जो टॉर्क है वो ग्रेविटी के टॉर्क को डोमिनेट करेगा। एम जी इंटू एल बाई टू, ग्रेविटी का टॉर्क तो चेंज नहीं हुआ, वो जहाँ पे लग रहा था वहीं पे लग रहा है, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू भी फिक्स है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंप्रेस करने के बाद का जो है टॉर्क लिखा है हमने, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक आपके सामने के एक्स इंटू एल आ गया। के एक्स को क्या लिख सकते हो आप, एम जी बाई टू लिख सकते हो। तो यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने जो आफ्टर कंप्रेशन इक्वेशन आई थी उसको ट्रांसफॉर्म किया, वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फाइनल जो एक टर्म बच गया एल स्क्वायर थीटा। के भी आएगा, के भी आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट में आप खोलोगे तो के एल इंटू एल थीटा, के एल स्क्वायर थीटा आएगा। दिस इज़ द रिस्टोरिंग टॉर्क, बेसिकली दिस इज़ द रिस्टोरिंग टॉर्क। एंड रिस्टोरिंग टॉर्क इन एस एच एम, यू नो, इट इज़ इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब देखो रिस्टोरिंग टॉर्क जो आया है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और थीटा जो है वो क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने हो तो थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा वहाँ से, है कि नहीं। ये सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपसे ये सवाल होगा, इसीलिए मैं 5 में से 4 देता हूँ। तो इस सवाल को आप तभी कर पाओगे जब यू हैव ब्रश्ड अप योर बेसिक्स, राइट। तो यहाँ से देखिए थीटा थीटा कैंसिल करिए, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है तो वहाँ पे मैं अभी लगा दूंगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3k बाई एम आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3k बाई एम, ठीक है। तो क्या प्रोसेस किया, इक्विलिब्रियम का लिखा वैल्यू, इक्विलिब्रियम कंडीशन को एनालाइज किया, उसके बाद थोड़ा सा कंप्रेस करके एनालाइज किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज़ करके हमने जो कंप्रेस सिचुएशन का टॉर्क रिलेशन था उसको ट्रांसफॉर्म किया, और फाइनली हमने देखा कि द रिस्टोरिंग टॉर्क वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कंक्लूड कर लिया कि ये एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास ओमेगा क्या आ गया, 3k बाई एम आएगा। ओमेगा क्या आएगा, 3k बाई एम आएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 3k, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 3k, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपके सामने ये भी आंसर आ गया। m की वैल्यू ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3k बाई पाई स्क्वायर, तो उसको पुट करोगे तो 3k बाई एम यहाँ पे ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 3k, एम अपॉन 3k, ठीक है। और m की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे 3k बाई पाई स्क्वायर, तो 3k कट जाएगा, तो इसका फाइनल न्यूमेरिकल आंसर कितना आ जाएगा, 2। फाइनल न्यूमेरिकल आंसर क्या आ गया, 2। तो इस तरीके से सवाल भी हल हो गया। अच्छा सवाल, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड
मैं ये आपको लाइक प्रेफर करूँगा कि आप एनटीए अभ्यास के सारे सवाल को सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, इसमें वर्क एनर्जी भी इन्वॉल्व है और रोटेशनल एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो है इस सवाल को मैं दूंगा 5 में से 3.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो इस सवाल को आपको करने में जो है कम से कम तो 3 से 4 मिनट का टाइम लगना चाहिए एग्ज़ाम में। विथ मेंटल कैलकुलेशन आप इस समय को और कम कर सकते हो। लेकिन ये डुएबल सवाल है और आई काउंट दिस एज लो हैंगिंग फ्रूट। ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, पहले जो है हम एनर्जी कॉन्जर्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे एच हाइट नीचे गिरा है, तो जो भी एनर्जी लूज़ होगी वो सारी कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, हैंगिंग बॉब, एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क फ्लाई व्हील, है कि नहीं, जो कि डिस्क है। क्योंकि कहीं पे भी एनर्जी डिसिपेशन नहीं है तो सारी एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ से तुम्हें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, यही है लाइक द लिंक बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द बॉब, हैंगिंग बॉब, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाएगा, क्योंकि नो स्लिपिंग का कंडीशन है विद द डिस्क एंड द थ्रेड। तो यहाँ से देखिए, v इज इक्वल टू ओमेगा आर को यूज़ करते हुए हम ओमेगा को, v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व करना रह गया है, तो इट्स इजी क्वेश्चन नाउ, बस इतना ही करना था। तो इसको मैं 5 में से 3.5 दूंगा। 3 से ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व है। बस आपको ये समझ में आता है कि सारी एनर्जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल में बढ़ जाती है, प्लस आपको नो स्लिपिंग का कंडीशन लिखने आता है। तो ये सवाल आपके सामने कुछ नहीं है। तो एक डुएबल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, लो हैंगिंग फ्रूट, इजी किल, है कि नहीं। तो देखो, इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ से एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई, क्या हो गया, 4gh/3r स्क्वायर। 4gh/3r स्क्वायर का रूट हो जाएगा टोटल पे। तो क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा, 2 बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, तो gh/3। तो दिस इज़ द ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन गुड प्रॉब्लम। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके रियल एग्ज़ाम में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरे साथ जो है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो अभी तो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम लाया हूँ, अगले सेशन में इलेक्ट्रोस्टैट्स का प्रॉब्लम लाऊंगा, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का। तो कीप फॉलोइंग माय चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक और जो है मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके सामने, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है ये। तो ये भी, इस सवाल को कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 5 में से 3 ही दूंगा या 3.5 दूंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है और थोड़ा सा एक अजम्पशन है, उसको आपने यूज़ कर लिया तो फिर ये सवाल कुछ नहीं आपके सामने। तो अजम्पशन क्या है कि स्ट्रेन सेम लेना है, क्योंकि देखो सिमेट्रिकली लिखा हुआ है, a heavy plank of mass 100 kg hangs on 3 vertical wires of equal length arranged symmetrically। सिमेट्रिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि स्ट्रेन सब में इक्वल हुआ है। तो यहाँ पे यंग्स मॉडल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंशन जो है स्टील वायर में जो आएगा उसको टीएस बोल दिया, कॉपर वायर में जो आएगा उसको टीसी बोल दिया। तो ts/a की जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, वो तो सेम ही है। तो वाई और वाई का रिलेशन आ जाएगा तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ ts/tc, है कि नहीं। तो वाई जो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज अज्यूम टू बी डबल दैट ऑफ कॉपर। तो वाई जो है वो क्या है, 2yc है। तो यहाँ से आप वाई को 2yc लिखोगे, वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे ts इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2tc। तो सिंपल से अगर आपने यहाँ तक सवाल को कर लिया है तो यही क्रक्स था इस सवाल का। इसके बाद आगे सवाल में कुछ नहीं है, न्यूटन्स लॉ लिखना है आपको और ये सवाल हो जाएगा ख़त्म,
ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को किल करेंगे एग्ज़ाम में और मार्क्स को स्कोर करेंगे एंड विल गो इनटू अ गुड कॉलेज, राइट। तो यहाँ से देखिए न्यूटन्स लॉ लगाओगे आप, 100 केजी को सिस्टम मानते हुए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। तो लग रहा है नीचे mg और ऊपर लग रहा है ts और 2 tc लग रहा है, 2 कॉपर वायर के कारण और एक स्टील वायर के कारण। टीएस का वैल्यू ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो अभी 2 TC, तो टीएस को 2 TC डालोगे तो 4 TC हो जाएगा। यहाँ से खट्टाक से आपको टीसी की वैल्यू निकल के आ रही है, खट्टाक से आपको टीसी की वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कैलकुलेट कर लें। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, टीसी को टीएस इज इक्वल टू 2 TC वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से टीएस की वैल्यू आ जाएगी और आप आंसर को मार्क कर दोगे। तो यहाँ पे जो है बेसिक जो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यही था कि आप यंग्स मॉडुलस को यूज़ करके आप टेंशन का रिलेशन निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। ये क्वेश्चन और टफ हो जाता जब हम यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन को भी इन्वॉल्व करते इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपके सामने फाइनल आंसर आ गया है 245 न्यूटन टीसी, और जो टीएस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 490 न्यूटन आ जाएगी आपके सामने, क्योंकि टीएस इज इक्वल टू क्या है, 2 TC है। टीएस